हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्वांट लार्ज कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरे डिटेल में होगा। मैं आपको इसमें लाइव प्रूफ के साथ एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वांट का लार्ज कैप फंड, अगर इसका आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 10 अगस्त 2022 है। मतलब ये एकदम नया फंड है, कोई ज्यादा पुराना फंड नहीं है। तो इस फंड को बेसिकली अगर आप देखें तो 2.1 इयर्स हो चुके हैं। मतलब बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है, सिर्फ 2 साल ही हो रखे हैं। कैटेगरी रिटर्न अगर आप देखें 2.1 इयर्स में तो 21.18% तक का रिटर्न है। और इस फंड का अगर आप रिटर्न देखें तो 2.1 इयर्स में 26.99% तक का रिटर्न है। मतलब 2 साल के हिसाब से अगर आप देखें तो इसने अपने कैटेगरी को बीट कर रखा है, और वो भी बड़े मार्जिन से। अगर आप देखें 5 से 6% से बीट कर रखा है। तो कैसे बीट कर रखा है, क्यों बीट कर रखा है, ऐसा क्या है, वो आगे हमें पता चलेगा। लेकिन अभी तक का ये पॉजिटिव फीडबैक है, क्योंकि एक फंड को आप तभी अच्छा और या बेहतरीन फंड मानते हैं जब वो अपने कैटेगरी को बीट कर पाता है। तो यहाँ पे अपने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। अगर मान लीजिए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता 1,000 रुपए और कंटिन्यूअसली मतलब हर महीने किया होता, तो 1 साल में आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता वो आपका 12,000 रुपीज, और 12,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होके बन गया होता 15,097 रुपीज। और अगर मान लीजिए आपने ये यहाँ पे ना इन्वेस्ट करके अपने गोल्ड पे किया होता 1 साल तक, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट था वो 12,000 रुपीज, और 12,000 रुपीज कन्वर्ट होके बन गया होता 13,378 रुपीज। अगर मान लीजिए आपने गोल्ड में ना इन्वेस्ट करके अपने एफडी पे किया होता तो अमाउंट डिपॉजिट होता 12,000 रुपीज, और 12,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता 12,462 रुपीज। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब सारे जो चीजों में है उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब ये तीनों में अगर आप देखें तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी जो आप अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते तो आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे बड़े मार्जिन होता, मतलब बड़ा टाइम रहता है, या फिर आप मान सकते हैं 10 साल होता, 5 साल होता, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आपको बड़ा डिफरेंस दिखता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंडिंग रिटर्न बहुत तगड़ा मिलता है जो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में। तो लेकिन फिर भी अगर आप देखें 1 ईयर में, तब भी ये मतलब एफडी से बेटर रिटर्न मिला है, और गोल्ड से तो बेटर रिटर्न मिला ही है। तभी इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी होता है। अब यहाँ पे रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे एबव एवरेज है। मतलब रिटर्न अगर आप कंपेयर करें कैटेगरी के हिसाब से तो डेफिनेटली ये एबव एवरेज रिटर्न देता है, क्योंकि कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है ही। अब रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिस्क यहाँ पे एवरेज लेके चलता है। कैसे एवरेज लेके चल रहा है अभी नीचे हमें पता चलेगा जब हम इनके मार्केट कैपिटल के बारे में बात करेंगे, सेक्टर एलोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर मान लीजिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी आप कर सकते हैं 1,000 रुपए से। और यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5,000 रुपए से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए थोड़ा और कम हो सकता था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, क्योंकि देखिए आजकल जो है ना स्टूडेंट और बच्चे लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मिनिमम एसआईपी 500 रुपीज होता और यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज होता तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन यहाँ पे फिर भी कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए या स्टूडेंट के लिए थोड़ा ज्यादा है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप इसमें से एग्जिट मार सकते हैं। अब यहाँ पे एएम साइज की बात करें तो एएम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो बेसिकली अगर एएम साइज कम होता है तो आप इसमें थोड़ा शक करते हैं कि यार यहाँ पे ज्यादातर पैसा इन्वेस्टेड नहीं है, लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। और एएम साइज जब ज्यादा होता है, प्रॉब्लम रहती है कि फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। तभी कभी कभार आपको दिखता होगा कि वो कोई कोई फंड है जो अपना एसआईपी बंद कर देते हैं, कभी कभार अपना लमसम भी बंद कर देते हैं। तो इसका रीजन यही होता है कि मतलब यहाँ पे जो एएम साइज होता है उसको बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा भी कोई दूसरी चीजें होती है, लेकिन यहाँ पे ये भी एक तरीके का फैक्टर है। लेकिन ये एक पार्शियल इफेक्ट डालता है, कोई ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं डालता एक पर्टिकुलर फंड में। तो यहाँ पे एम साइज की बात करें, देखिए ज्यादा पुराना फंड नहीं है, सिर्फ 2 साल पुराना फंड है। तो यहाँ पे 18,095 करोड़ रुपीज, तो मैं इसको बोलूंगा एक परफेक्ट एम साइज है। एम साइज में कोई ज्यादा बेकार नहीं, मतलब कुछ नेगेटिव फीडबैक नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है कि आप फंड मैनेजर को मैनेजमेंट फीस देते हैं, क्योंकि देखिए वो दिमाग लगा के वो अपना फंडामेंटल एनालिसिस करके वो स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं और आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो उनको एज ए मैनेजमेंट फीस आपको पैसा देना पड़ता है, मतलब आप एक हिस्सा देना पड़ता है। तो वो एक इसको ही कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो अगर 1% से नीचे हो तो उसको एक अच्छा खासा फंड माना जाता है। लेकिन मेरा जो कंसिडरेशन है कि 0.7% से नीचे तो ज्यादा अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में 1% या फिर 0.7% 0.8% या 0.9%, ये लॉन्ग टर्म में लाखों करोड़ों का डिफरेंस बना देगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 0.7% से नीचे तो 0.54% है, जो कि परफेक्ट एक्सपेंस रेशियो है। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, मान लीजिए अपने 1 साल पहले सेल करके प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मार लेते, आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। और मान लीजिए अपने अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो
अगर मान लीजिए आपने 1 साल के बाद सेल करा तो उसको लॉन्ग टर्म टैक्स पे आते हैं, तो उसमें आपको प्रॉफिट पे 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन 1,25,000 रुपीज तक का प्रॉफिट छूट, उस तक का छूट है, उसके बाद जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, बशर्ते आप इंडियन इनकम टैक्स लैब में आते हैं तो। और आपने मान लीजिए 1 साल पहले एग्जिट मार लिया तो कोई 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और मान लीजिए 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। अब सबसे मेन बात पे आते हैं, उसका नाम है मार्केट कैपिटल। तो मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे मिड कैप में 0% तक का एलोकेशन, मतलब कुछ किया ही नहीं है। स्मॉल कैप में इनका 9.81% तक एलोकेशन है। लार्ज कैप में इनका 81.41% तक एलोकेशन है। और अदर्स मतलब मान लीजिए डेप्ट या फिर कैश में 8.8% तक एलोकेशन है। तो देखा जाए तो लार्ज कैप जो इनका 81.41%, और डेप्ट और कैश को भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं सेफ। तो 81 प्लस 9 कर दीजिए, तो आपका करीब करीब 90% तक ये सेफ चलने की कोशिश करें, मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट करा है, जो कि थोड़ा मतलब कम रिटर्न भले ही दे दे, लेकिन आपको थोड़ा इम्यून रखे वॉलेटिलिटी से या मार्केट के क्रैश से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्मॉल कैप जो है, इन्होंने थोड़ा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है 10%, तभी आपको देख पा रहे हैं कि जो इसने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दिया है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कैप में जो है 10% तक का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लेकिन अगर आप देखिए कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड, उसमें अगर आप देखें तो 89 या 90% तक का लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है, और बाकी 7 से 8% उनका मिड कैप में इन्वेस्टमेंट है। वो थोड़ा कम रिस्क लेके चलते हैं, तभी उनका जो रिटर्न है थोड़ा बहुत कम है लार्ज कैप कैटेगरी में, लेकिन रिस्क जो है उनका कम है एज कम्पेयर टू दिस फंड। तो आप देख पा रहे हैं कि उसका डिफरेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल कैप में उसका एलोकेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, तभी उसमें जो है थोड़ा रिस्क कम ले रखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले रखा है। लेकिन फिर भी आप 90% जो है वो थोड़ा बहुत कम रिस्क ही मान सकते हैं, क्योंकि देखिए 81% भले ही वो इक्विटी है, माल सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहेगा, लेकिन जो बड़ी कंपनीज है उसका डूबने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। लेकिन फिर भी आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिस्क तो रहता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहेगा ही रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए मार्केट कैपिटल ठीक ठाक है, लेकिन आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि इसने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न क्यों दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल कैप में इनका इन्वेस्टमेंट 10% तक है, इसीलिए इसने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रखा है 2.1 ईयर्स में। अब यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो सबसे पहला जो है फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका 21.32% तक एलोकेशन है। सेकंड में आपका कंज्यूमर डिफेंसिव में 20.73% तक एलोकेशन है। थर्ड में हेल्थ केयर सेक्टर में 17.61% तक एलोकेशन है। और फोर्थ में आपका एनर्जी सेक्टर में 14.21% तक का एलोकेशन है। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में 12.06% तक का एलोकेशन है। उसके बाद बेसिक मटेरियल्स में 9.86% तक का एलोकेशन है। और लास्ट में जो है कंज्यूमर साइक्लिकल में इनका 0.60% तक का एलोकेशन है। तो अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा कंसेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन फिर भी डाइवर्सिफिकेशन ठीक ठाक हो रखा है। कंसेंट्रेशन आप इसको ज्यादा नहीं मान सकते, लेकिन यहाँ पे जो दो फंड है इनमें थोड़ा ज्यादा कंसेंट्रेशन है, लेकिन फिर भी चलता है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपरली क्या रखा है। देखिए आप ऊपर के जो 5 फंड्स है ना, 5 सेक्टर्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर डिफेंसिव, हेल्थ केयर, उसके बाद आपका एनर्जी, और लास्ट में हो गया आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर। अगर ये जो 5 सेक्टर आपको एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देंगे, तो आपको ये पर्टिकुलर फंड भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। तो ये टोटल डिपेंडेंट है टोटल 5 सेक्टर्स में। तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में पॉजिटिव फीडबैक है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब फंड मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 फंड मैनेजर्स है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो पहले है संजीव शर्मा, जिनको एक्सपीरियंस है 7.61 ईयर्स की। सेकंड जो है वो आपका वसव सहगल, इनको एक्सपीरियंस है 5.19 ईयर्स की। और थर्ड जो है वो आपका अंकित ए पांडे, इनको एक्सपीरियंस है 4.33 ईयर्स की। और जो लास्ट में है वो आपका संदीप टंडन, इनको एक्सपीरियंस है 3.35 ईयर्स की। तो एक्सपीरियंस के मामले में चारों के चारों बहुत अच्छे खासे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स है। इनका आप हिस्ट्री ट्रैक भी कर सकते हैं कि इन्होंने पिछले जो पहले जो इन्होंने कैसे परफॉर्मेंस दिया, कैसे रिटर्न दिलवाए हैं, इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो इससे क्या कि आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, बोलेंगे हाँ मैं इन इन अपना पैसा इन मैंने फंड मैनेजर्स के हाथों दे रहा हूँ, और ये मेरा पैसा अच्छा दिमाग लगा के अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करके कर रहे हैं। तो ये जो चीज है इन पे आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैं चारों के चारों फंड मैनेजर एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। लेकिन आप खुद रिसर्च करिएगा कि इनका पास्ट कैटेगरी इन्होंने कैसा रिटर्न दे रखा है, और इनका स्ट्रेटेजी क्या रहती है। तो ये ओवरऑल मैं फंड मैनेजर के हिसाब से तो अभी पॉजिटिव फीडबैक दूंगा।
रेटिंग की बात करें तो 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग रहेगा। देखिए 4 आउट ऑफ 5 इसलिए दे रखा है, मैं तो इसको 5 आउट ऑफ 5 देता, क्योंकि देखिए कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड है, वो भी अच्छा खासा फंड है। उसका तो रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 है अगर आप देखेंगे, और उसपे कोई भी खामी मुझे दिखी नहीं है ब्लू चिप कैटेगरी में, तो यहाँ पे भी देखा जाए कोई खामी दिखी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यहाँ पे सिर्फ ये 2 साल पुराना फंड है, कोई ज्यादा पुराना फंड नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर भी रहे हैं तो ज्यादा वैलिड नहीं रहता, मतलब सोचते कि यार थोड़ा लॉन्ग टर्म हुए तो पता चले। लॉन्ग टर्म मतलब इन द सेंस 5 साल या 10 साल तो मिनिमम उनका होना चाहिए, तभी आप डेटा एनालिसिस कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे 2.1 ईयर्स है, तो इसमें ज्यादा कुछ आप मतलब इसमें आप लिबर्टी ले सकते हैं कि मतलब हाँ ये अभी इसमें पोटेंशियल है। ये अपना थोड़ा स्ट्रेटेजी में मैं आपको एक चीज बता दूं, ब्लू चिप कैटेगरी में या लार्ज कैप कैटेगरी में थोड़ा सा रिस्क लेके चलता है क्वांट का म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इनका थोड़ा हिस्ट्री रही है कि ये इनकी जो भी कैटेगरी आप उठा लीजिए, मिड कैप ले लीजिए या स्मॉल कैप ले लीजिए, ये थोड़ा एग्रेसिवली चलते हैं और आपको रिटर्न मैसेज दिलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब रिटर्न मैसेज दिलवाते हैं तो वहां पे आपका जो रिस्क है वहां पे ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपका देखा जाए तो आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं लार्ज कैप में भी, और रिटर्न थोड़ा बहुत ज्यादा जनरेट करना चाहते हैं, मतलब जैसे लार्ज कैप का जो एक्स्ट्रा होता है 15 से 16% आपका जो रिटर्न मिलता है, अगर आप एक्स्ट्रा जनरेट करना चाहते हैं मतलब 17% तक आप लेना चाहते हैं इंटरेस्ट, तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आप ये पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा ज्यादा रिस्क भी बढ़ जाता है, जब आपको रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिलता है तो रिस्क भी और वॉलेटिलिटी भी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप दूसरे लार्ज कैप फंड भी मतलब थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड हो गया, आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड हो गया, मीरा असेट लार्ज कैप फंड हो गया, एसबीआई का ब्लू चिप फंड हो गया, ऐसे आप दूसरे रिसर्च कर सकते हैं, वो भी एक अच्छे खासे फंड है। लेकिन आप इसमें एक ही ब्लू चिप फंड को सिलेक्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप होने के चांसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैप जो स्टॉक्स होते हैं उसमें आपका टॉप के जो 100 कंपनीज है उसी के अंदर जितनी कंपनीज आती है उसी को ही आप लार्ज कैप स्टॉक्स माना जाता है। तो यहाँ पे जो है फंड मैनेजर के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होता, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो ओवरलैप होने के चांसेस होते हैं। तो एक ही आप चूज करिएगा, यानी कि अपने सारे में डाइवर्सिफाई कर दिया, वो डाइवर्सिफाई नहीं होगा, आपका ओवरलैप हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फंड चूज करिएगा, और टाइम फ्रेम अगर आप पूछेंगे तो आपका मिनिमम 5 से 7 साल होना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप फंड है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका टाइम फ्रेम जो 5 से 7 साल रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। इसी के बीच में आपको रिटर्न जो है ठीक ठाक सा मिल जाएगा। तो लेकिन हाँ, आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया आपने भाग के जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं इसे लाता रहता हूँ। थैंक यू।